ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आप रिवीजन कर रहे हैं, आप 11th क्लास या आप सीए फाउंडेशन या आप सीएमए फाउंडेशन या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ट्रस्ट मी, शुरुआत करेंगे आज का वीडियो एक डिटेल्ड रिवीजन के साथ, जिसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पूरा समझेंगे। तो व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? सबसे पहला सवाल तो यह उठकर आता है। तो बेसिकली क्या है कि आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो और आप एक अकाउंट में जब ओपन करवाते हो तो उसके साथ बैंक के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका एक रिकॉर्ड आप अपने पास रखते हो, ताकि आप भूल ना जाओ कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं या आपने बैंक से कितने पैसे ले रखे हैं। एक सिमिलर रिकॉर्ड बैंक भी रखता है ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक के पास भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो बैंक को कैसे याद रहेगा कि आपका बैलेंस कितना है। तो एक ही चीज का रिकॉर्ड दो जगह रखा जा रहा है, एक रिकॉर्ड आप रख रहे हो और एक रिकॉर्ड बैंक रख रहा है। अब कायदे से ये दोनों रिकॉर्ड से जो बैलेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, बट देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां पर ये बैलेंस सेम नहीं आता है और उसमें ना आपकी गलती है ना उसकी गलती है, हो सकता है गलती भी हो, बट मान लेते हैं फिलहाल दोनों में से किसी की गलती नहीं है, फिर भी बैलेंस सेम नहीं आ रहा। ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए बनाई जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लियर हो गया क्यों बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनानी है क्योंकि हमारा बैलेंस जो बैंक के साथ है और बैंक का बैलेंस जो हमारे साथ है वो कायदे से मैच करना चाहिए, पर वो मैच नहीं करता, उसको कंपेयर करने के लिए बनाई जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर आप ध्यान से पढ़े तो यहां पे लिखा हुआ है, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंपेयर्स यानी कि रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कंपनीज बुक, और कंपनीज बुक को हम बोलते हैं कैश बुक, एंड द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक। देखिए पासबुक एक बहुत पुराना वर्ड हो चुका है, बट हमारी बुक्स में लिखा हुआ था, वो चलता हुआ आ रहा है, बट एक्चुअली में आज की डेट में जब हम कंपैरिजन करने निकलते हैं तो हम किससे निकलते हैं? बैंक स्टेटमेंट से। अब बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से जाके भी ले सकते हैं अपने अकाउंट की, और बैंक स्टेटमेंट आप चाहें तो खुद ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं आज की डेट में, राइट। अब सवाल यहां पे एक आता है कि क्यों हमारा बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो मैच ना होने के 3 कारण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब यह होता है कि मैं एक एंट्री आज पास कर रहा हूं पर बैंक उसी एंट्री को आज से 2 दिन बाद 3 दिन बाद, यानी कि पास करने का जो एंट्री पास करने के टाइमिंग्स है वो मेरे और बैंक के अलग अलग है। अब ये कैसे हो सकते हैं? अब बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझना। मैंने आपको यहां से गुड्स भेजे, राइट। मैंने आपको जैसे गुड्स भेजे, मैंने आपको फोन कर दिया, मैंने गुड्स भेज दिए हैं, आपको 2 दिन बाद मिल जाएंगे, डन है जी। अब गुड्स रास्ते में है, आपके पास अभी तक नहीं पहुंचे। ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने गुड्स भेज दिए मैं सेल की एंट्री पास कर दूंगा। आप परचेज की एंट्री तब तक पास नहीं कर सकते जब तक आपके पास गुड्स आ नहीं जाते हैं। ऑल्दो ईयर एंड पर आकर हम उसको स्टॉक इन ट्रांजिट करके रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट अभी फिलहाल बात ये कर रहे हैं कि मैंने गुड्स की एंट्री आज पास कर दी, पर आप गुड्स की एंट्री तब पास करोगे जब 2 दिन बाद आपको वो गुड्स मिल जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। बेटा सिमिलर केस होता है बैंक के साथ। अगर मैंने बैंक को लेट्स से मैंने किसी को चेक दिया, ठीक है, मैंने चेक पे साइन करके मैंने उसे दिया, जा मेरे बैंक से पैसे ले ले। अब वो बंदा मेरे बैंक से पैसे अभी तक लेने ही नहीं गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसी दिन एंट्री पास कर दी जिस दिन मैंने चेक दिया, पर बैंक किस दिन एंट्री पास करेगा? जब वो बंदा चेक के पैसे लेने आएगा। तो यहां पर डिफरेंसेस आता है बैंक के बीच में और मेरे बीच में ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। मतलब कैशबुक में एंट्री पास करने की टाइमिंग अलग है और पासबुक में एंट्री पास करने की टाइमिंग अलग है। दूसरा रीजन होता है रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैशबुक। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो पासबुक बेसिकली जो बैंक है वो हमसे बिना पूछे पास कर देता है। लेट से अगर बैंक में मेरे कहीं से पैसे आए डायरेक्टली, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए। अगर बैंक ने मेरे बिहाफ पे किसी और को पेमेंट कर दी, ऑल्दो मैंने ही कहा था उसको करने के लिए, पर बैंक ने पेमेंट कर दी, मेरे को मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, हो गया डिफरेंस। बैंक ने मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, मेरे कहने पे ही, मैंने नहीं पास करी, हो गया डिफरेंस। बैंक ने मेरे चार्जेस काट लिए, हो गया डिफरेंस। यानी कुछ एंट्री ऐसी होती है जो बैंक खुद पास कर लेता है और हमें इंटीमेट कर देता है, लेकिन कभी कभी इंटीमेशन लेट हो जाता है या कभी कभी हम पास नहीं कर पाते, तो उस एंट्रीज को हम बोलते हैं रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैशबुक। तीसरे नंबर का जो डिफरेंस होता है वो होता है एरर। अब एरर का मतलब है गलती, और गलती तो ह्यूमन नेचर में है। वो गलती किसी से भी हो सकती है, वो गलती मुझसे भी हो सकती है, वो गलती बैंक से भी हो सकती है। अगर मुझसे वो गलती होगी तो वो गलती कैशबुक में है, और अगर वो गलती बैंक से होगी तो वो गलती पासबुक में है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि एटीएम में कार्ड डाला, पिन डाला, अमाउंट डाला, कार्ड बाहर आ गया, पिन मतलब स्लिप बाहर आ गई, पैसे कट गए, मैसेज भी आ गया, पर पैसे नहीं मिले। ऐसा कब होता है? कभी कभी जब एटीएम टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही होती है। अब आपके अकाउंट से पैसा तो कट गया, अब आप बैंक गए भाग के, आपने बैंक को बोला भैया मेरे पैसे कट गए। बैंक कहता है चिंता मत करिए, हमें पता है एटीएम खराब है, पर आपके पैसे रिवर्स होने में शायद 4 से 8 घंटे लग सकते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, 4 से 8 घंटे के लिए आपका बैलेंस डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि आपकी बुक्स में आपके पास पैसा नहीं आया बैंक से, तो आपका पैसा पूरा है, पर ये बैंक का एरर है, बैंक का टेक्निकल एरर है, जिसकी वजह से बैंक से पैसा कट गया। तो यहां पर 3 रीजन की वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझना है, कैश बुक में यानी कि मर्चेंट की बुक्स में, बिजनेसमैन की बुक्स में जो बैलेंस डेबिट का है, जो बैलेंस डेबिट का है, वो बैलेंस पासबुक में क्रेडिट का होता है। डेबिट का मतलब है कि मेरी बुक्स में अगर बैंक का बैलेंस डेबिट है, दैट मींस मैंने बैंक से पैसे लेने हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस मतलब एसेट, एसेट मतलब मैंने बैंक से पैसे लेने हैं, राइट। लेकिन अगर बैंक की बुक्स में बात करें तो वही बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक ने मेरे पैसे देने हैं। तो आपको यह समझना जरूरी है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दोनों सेम होते हैं, और ये दोनों प्लस का बैलेंस है, राइट। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दोनों सेम है, और सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दोनों सेम है, और ये माइनस का बैलेंस है। डन। अब यहां पर आपको जो बीआरएस बनाना पड़ सकता है, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, वो आपको बनाना पड़ता है 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, इसका मतलब आप मर्चेंट के पास बैठे हो और मर्चेंट ने आपको बोला कि ये रही मेरी बुक्स और ये उसके बैंक की बुक्स है, यानी बैंक स्टेटमेंट, इसको कंपेयर करके बनाओ। लेकिन कभी कभी बैंक भी आपको बोलता है बीआरएस बनाने के लिए, बैंक क्या बोलेगा, ये मेरे हिसाब से बैंक स्टेटमेंट है, ये हमने मर्चेंट की कैश बुक मंगवाई है, आप इनको मैच करके बनाकर दो, बैलेंस कितना आ रहा है। तो बीआरएस हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ता है। एक बात याद रखना, जब भी हम बीआरएस बनाएंगे तो हम फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से। सबसे ऊपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जो भी डेट है, देन इसके बाद हम एक प्लस का कॉलम बनाएंगे, एक माइनस का कॉलम बनाएंगे। शुरुआत करते हैं हम अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो प्लस में आएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों प्लस होते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों प्लस होते हैं, फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों माइनस होते हैं, अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, राइट। अब हम समझने वाले हैं कुछ एंट्रीज जिसको या तो हम प्लस करेंगे या हम माइनस करेंगे। इसको अगर ढंग से समझना है तो आप एक काम करिए, आप अपने हाथ पे, एक हाथ पे यहां पे कैश बुक लिख लीजिए और एक हाथ पे यहां पे पासबुक लिख लीजिए, यानी सीबी और पीबी। आइए लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिट करा हमने बैंक में, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, यानी मर्चेंट ने डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में हो गया प्लस, पासबुक में प्लस नहीं हुआ। अब हम अगर एज पर कैश बुक कर रहे होंगे तो हम बीआरएस में माइनस कर देंगे सेम करने के लिए, और अगर हम एज पर पासबुक कर रहे होंगे तो बीआरएस में प्लस कर देंगे सेम करने के लिए। दोबारा सुनिए, ये एक एंट्री है मैं जो 2 बार रिपीट कर रहा हूं। इसका रीजन ये है कि पहली एंट्री में आपको ये समझना जरूरी है कि करना क्या है। चेक हमने डिपॉजिट किया, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया हमने अपनी कैश बुक में बैलेंस प्लस कर दिया, क्योंकि हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन बैंक तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक बैंक को वो चेक क्लियर नहीं हो जाएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन एज पर कैश बुक कर रहा हूं, यानी कि मैं मर्चेंट के लिए काम कर रहा हूं, तो सेम करने के लिए मैं माइनस करूंगा, पर अगर बैंक के लिए काम कर रहा हूं तो सेम करने के लिए मैं प्लस करूंगा। डन हो गई बात। अब यहां पर मैं आपको एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक दोनों एक साथ समझा रहा हूं। ओके, सेकंड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट ड्रॉन, चेक इशूड या ड्रॉन बट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। बेसिकली क्या हुआ कि मैंने चेक ड्रॉ कर दिया, मैंने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया, बट वो बंदा मेरे बैंक के पास पैसे लेने नहीं गया, मतलब पासबुक में कोई चेंज नहीं आया। अब एज पर कैश बुक है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, और एज पर पासबुक है तो बैंक माइनस करेगा। देन इसके बाद बैंक अलाउड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, यानी पासबुक में प्लस हो गया, क्योंकि बैंक तो पासबुक में प्लस करेगा ना, बट कैश बुक में प्लस नहीं हुआ क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। अब मुझे अगर एज पर कैश बुक करना है, यानी मर्चेंट के लिए काम करना है, तो प्लस करेंगे, एज पर पासबुक करना है तो माइनस करेंगे। फिर इसके बाद बैंक ने मेरे इंटरेस्ट या फिर मेरे चार्जेस काटे, बैंक मेरे चार्जेस काटेगा तो पासबुक में से माइनस कर देगा। अब अगर एज पर कैश बुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। देखिए जी, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करूं, इससे बेटर ये है कि अगर आपको कोई भी चीज दोबारा सुननी है तो आप उस केस में उसे रिपीट कर सकते हैं, और अगर आपका कंसेप्चुअली कोई डाउट रह भी जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी ध्यान देते हैं, वापस आते हैं।
और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, इसके बाद है बैंक ने एक चार्जेस 2 बार काटे, मतलब बैंक ने एक चार्जेस काटे पर वो कैशबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गए। मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हुए 1 बार, बट कैशबुक में रिकॉर्ड हो गए 2 बार। अब एज पर कैशबुक है तो प्लस करेंगे, एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। मैं कुछ डांस स्टेप सिखा रहा हूं आपको, डीजे पे काम आएंगे आपको ये। इसके बाद चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड बाय द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। हमने बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया, बैंक में वो चेक क्लियर भी हो गया, मतलब पासबुक में प्लस हो गया, बट मैंने उसे कैशबुक में ही रिकॉर्ड नहीं करा। अब एज पर कैशबुक है तो प्लस करेंगे, एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। देन इसके बाद चेक रिसीव हुआ, उसे रिकॉर्ड कर दिया कैशबुक में, पर बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा। मतलब कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया तो कैशबुक में प्लस हो गया, बट बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो पासबुक में किसी भी हाल में वो प्लस हो ही नहीं सकता। अब एज पर कैशबुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। इसके बाद डेटर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर दिया। अगर बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब एज पर कैशबुक है तो प्लस करेंगे, पासबुक है तो माइनस करेंगे। देन इसके बाद बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक मतलब किसी भी रीजन से बैंक ने डेबिट कर दिया। जैसे अभी मैंने आपको एटीएम वाला एग्जांपल दिया था, तकनीकी कारणों के कारण, तकनीकी दिक्कतों के कारण बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया। बैंक का डेबिट मतलब माइनस, बैंक का डेबिट मतलब माइनस, मतलब पासबुक में हो गया माइनस। अब अगर एज पर कैशबुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। अब यहां आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर ये गलती तो बैंक की है, तो एज पर कैशबुक में हम माइनस क्यों कर रहे हैं? अरे भाई देखो, इस टाइम पे गलती किसी की भी हो छोड़ दो, इस टाइम पे हमें दोनों बैलेंसेस को आपस में करना है कंपेयर। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक का मतलब ये हो गया कि बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया। बैंक का क्रेडिट बोले तो प्लस, यानी पासबुक में गलती से प्लस हो गया। अब एज पर कैशबुक है तो प्लस करेंगे, एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। देन इसके बाद चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, हमने बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया, जैसे डिपॉजिट किया हमने कैशबुक में प्लस कर दिया होगा, बट वो डिसऑनर हो गया तो पासबुक में प्लस नहीं हुआ। अब एज पर कैशबुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। इसके बाद आता है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब हमने ही बैंक को बोला था बिना हमसे पूछे पेमेंट कर देना, बैंक ने पेमेंट कर दी, बट वो पेमेंट कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। बैंक ने अगर पेमेंट कर दी तो इसका मतलब ये हो गया कि पासबुक में से माइनस हो गया। अब कैशबुक में से माइनस नहीं हुआ, अब एज पर कैशबुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 कहता है कि कोई सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट, बेसिकली गवर्नमेंट हमारे को कभी कभी पैसा देती है अच्छा काम करने के लिए, तो वो सब्सिडी सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आई, सीधा बैंक अकाउंट में आई तो पासबुक में प्लस हो गया। अब कैशबुक में तो नहीं हुआ, तो एज पर कैशबुक है तो प्लस करेंगे, एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। देन इसके बाद बैंक ने हमारे बिहाफ पे एक पेमेंट करी बिल की, वो बिल 2000 रुपए का था, और क्योंकि वो पेमेंट जल्दी कर दी टाइम से पहले, तो जिसको पेमेंट करनी थी उसने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। मतलब मेरे बैंक ने पेमेंट करी 1800 रुपए की, पासबुक में से माइनस हो गया 1800, पर मैंने कैशबुक में ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मैंने पूरे 2000 माइनस कर दिए। दोबारा से 2000 रुपए का बिल था, 200 रुपए का बैंक को डिस्काउंट मिल गया। जब बैंक पेमेंट करने गया तो बैंक ने पेमेंट करी सिर्फ कितने की? 1800 की, पर मैंने अपनी बुक्स में पूरे 2000 माइनस कर दिए। अब कैशबुक है तो 200 रुपए प्लस करेंगे, पासबुक है तो 200 रुपए माइनस करेंगे। इसके बाद अगली एंट्री बिल्कुल इसका उल्टा है। मैं बैंक से एक बिल डिस्काउंट करवाने गया, मैं बैंक से एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाने गया 20,000 रुपए का, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बैंक ने 1000 रुपए के चार्जेस काट के मुझे 19,000 रुपए दिए। अगर वो बैंक ने मुझे 19,000 रुपए दिए तो पासबुक में प्लस हुआ है 19,000, बट मैंने अपनी कैशबुक में पूरे 20,000 प्लस कर लिए, तो 1000 रुपए का डिफरेंस है। एज पर कैशबुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। इसके बाद चेक इशूड टू सप्लायर, हमने किसी को चेक इशू किया था, हमने चेक इशू किया था, कैशबुक में माइनस हो गया था, बट वो डिसऑनर हो गया तो पासबुक में कुछ भी इफेक्ट नहीं आया उसका। अब एज पर कैशबुक है तो प्लस करेंगे, एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। इसके बाद आइटम्स अनटिक्ड इन पासबुक ऑन क्रेडिट साइड। अनटिक का मतलब होता है जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, टिक टिक अरे वाह, टिक टिक अरे वाह, मतलब जब दोनों साइड चीजें मैच कर जाती है तो हम दोनों तरफ टिक लगा देते हैं। पर जहां पर अनटिक्ड है इसका मतलब वहां पर है बट दूसरी साइड पे नहीं है। दैट मीन्स अगर आप कैशबुक और पासबुक की एंट्री को टिक लगा रहे थे एक एक करके, तो पासबुक में कुछ एंट्रीज अनटिक बच गई क्रेडिट साइड पे। दैट मीन्स पासबुक में कुछ क्रेडिट हो रखा था, पासबुक का क्रेडिट बोले तो प्लस, मतलब पासबुक में प्लस हो रखा था, कैशबुक में नहीं था। अब एज पर कैशबुक है तो प्लस करेंगे, एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। और अगर यही अनटिक डेबिट साइड पे होता, मतलब पासबुक में वो चीज माइनस हो रखी थी,
अब कैश बुक में तो कुछ नहीं हो रखा, अब एज पर कैश बुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। अब इसमें आपने अपने आप से सवाल पूछने तीन। पहला सवाल, गलती कहां पर है कैश बुक में। दूसरा सवाल, कौन सी साइड पे गलती है, प्लस साइड पे। डेबिट साइड कौन सी होती है, प्लस। कैश बुक की डेबिट साइड प्लस होती है, तो इसलिए प्लस में गलती है। अंडर कास्ट मतलब कम है। अब तीन सवाल आ गए, कैश बुक में प्लस साइड कम है, आ गया ना मजा। कैश बुक में प्लस साइड कम है। अब ध्यान से सुनो, पासबुक में प्लस सही है, कैश बुक में प्लस उससे कम है। दोबारा से, पासबुक में प्लस सही है, कैश बुक में प्लस उससे कम है। अब एज पर कैश बुक है तो प्लस, एज पर पासबुक है तो माइनस। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब कैश बुक में प्लस ज्यादा है, पासबुक में प्लस सही है, कैश बुक में प्लस उससे ज्यादा है। याद रहे, जब गलती कैश बुक में दी है मतलब पासबुक सही है, और जब गलती पासबुक में दी होगी तो कैश बुक सही होगी। तो क्या कह रहा है, कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट है। कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट है, इसका मतलब कैश बुक में प्लस ज्यादा है, पासबुक में सही है, कैश बुक में उससे ज्यादा है। अब एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। अगला पॉइंट, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट। कैश बुक की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है। कैश बुक की क्रेडिट साइड मतलब कैश बुक की माइनस साइड, अंडरकास्ट मतलब कैश बुक में माइनस कम है। पासबुक में माइनस सही है, कैश बुक में माइनस उससे कम है। अब एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। कैश बुक अंडरकास्ट नहीं है, अब कैश बुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट मतलब कैश बुक में माइनस ज्यादा है, पासबुक में माइनस सही है, कैश बुक में माइनस उससे ज्यादा है। अब एज पर कैश बुक है तो प्लस, एज पर पासबुक है तो माइनस। सिमिलरली पासबुक की भी डेबिट क्रेडिट साइड, बट पासबुक की डेबिट साइड माइनस होती है। अब वो कहता है पासबुक में डेबिट अंडरकास्ट है, मतलब पासबुक में माइनस कम है, कैश बुक में माइनस सही है, पासबुक में माइनस उससे कम है। अब एज पर कैश बुक है तो प्लस, एज पर पासबुक है तो माइनस। डेबिट साइड ऑफ द पासबुक ओवरकास्ट, इसका मतलब पासबुक में जो माइनस है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब कैश बुक में माइनस सही है, पासबुक में माइनस उससे ज्यादा है। अब एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। देन इसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक ओवर अंडरकास्ट, मतलब पासबुक में क्रेडिट ज्यादा है या कम है। पासबुक का क्रेडिट होता है प्लस, मतलब पासबुक में प्लस कम है। अब कैश बुक में प्लस सही है, पासबुक में प्लस इससे कम है। एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। देन इसके बाद कैश बुक में जो पासबुक में प्लस है वो ओवरकास्ट है, यानी कि ज्यादा है। तो कैश बुक में प्लस सही है, पासबुक में प्लस उससे ज्यादा है। अब एज पर कैश बुक है तो प्लस, एज पर पासबुक है तो माइनस। देन इसके बाद अगर हमने कोई चेक डिपॉजिट करा और वो क्रेडिटेड बाय द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। अब ध्यान से समझना, यहां पर वो ये कहता है कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुई एंट्री, पर कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुई। और याद रहे, हम कैश बुक को जब पासबुक से कंपेयर करते हैं तो कैश बुक का बैंक कॉलम लेते हैं, तो इसका मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, बट पासबुक में रिकॉर्डेड है। तो इसका मतलब आपने पासबुक में प्लस हो गया, बट कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। अब एज पर कैश बुक है तो प्लस, एज पर पासबुक है तो माइनस। तो अगर कभी ये लिखा हुआ आ जाए कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, तो आप ये मान लेना वो रिकॉर्डेड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर कौन से कॉलम को करना होता है, बैंक कॉलम को कंपेयर करना होता है। जैसे नेक्स्ट है, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, ना ना ना, कैश कॉलम से नहीं, किस कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो बैंक कॉलम। इसका मतलब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक इशू किया था, पासबुक में से माइनस हो गया, बट कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ। अब एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। जैसे कैश सेल रिकॉर्डेड इन दी रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। अब कैश सेल्स करी थी तो कैश में सेल्स कैश में डेबिट होना चाहिए था ना, तो उसने बैंक को डेबिट कर दिया। बैंक को डेबिट कर दिया मतलब कैश बुक प्लस हो गई, पर पासबुक तो प्लस हो ही नहीं सकती। तो एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट कॉलम में डेबिट होना चाहिए था, पर आपने बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया, मतलब कैश बुक प्लस हो गई। बैंक कॉलम डेबिट होने का मतलब है कैश बुक प्लस हो गई, पर पासबुक तो प्लस नहीं हो सकती। तो एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। देन इसके बाद डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम दी सप्लायर, सप्लायर से डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट के कॉलम में क्रेडिट होना चाहिए था, पर आपने बैंक के कॉलम में क्रेडिट कर दिया। बैंक का कॉलम क्रेडिट मतलब कैश बुक में हो गया माइनस। अब एज पर कैश बुक है तो प्लस, एज पर पासबुक है तो माइनस। देन इसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस गलती से क्रेडिट लिख दिया। कैश बुक का डेबिट होता है प्लस, पर गलती से लिख दिया माइनस। दैट मीन्स पासबुक में प्लस ही हुआ, कैश बुक में माइनस हो गया। अब कैश बुक में माइनस हो गया
तो एज पर कैश बुक है तो प्लस करेंगे बट डबल अमाउंट से, और पासबुक है तो माइनस करेंगे बट डबल अमाउंट से। ठीक है, तो अगर आप डेबिट के बदले क्रेडिट कर देते हो तो एक बात याद रखना, अमाउंट डबल होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। देन इसके बाद क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक रॉन्गली रिकॉर्डेड एज द डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस का बैलेंस था पर गलती से उसे रिकॉर्ड कर दिया प्लस। पासबुक में तो माइनस ही हुआ बट कैश बुक में वो प्लस हो गया। अब एज पर कैश बुक है तो माइनस लेकिन डबल अमाउंट से, एज पर पासबुक है तो प्लस लेकिन डबल अमाउंट से। देन इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया। मतलब हमने बैंक को कहा था कि भाई पैसे दे दे, बैंक ने दे दिए, बट 3 महीने बाद जब बैंक पैसे लेने गया तो उसको पैसे नहीं मिले, तो एज पर बैंक ने हमारे पैसे काट लिए। बैंक ने पैसे काट लिए मतलब पासबुक में से माइनस हो गए। अब एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। इसके बाद एक कस्टमर ने 4 लाख रुपए हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए और 4% का उसे डिस्काउंट मिल गया। दैट मींस उसने डिपॉजिट करवाए होंगे 384, तो पासबुक में प्लस हो गए 384 बट कैश बुक में हमने पूरे 4 लाख प्लस कर दिए। अब 16,000 रुपए का डिफरेंस है, एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। अब यहां से एंट्री तो ये आप पहले समझ चुके हो, यहां पर दिक्कत अमाउंट की है। तो मैं आपको ये सारी एंट्रीज जितनी भी नीचे हैं इनका एक क्रक्स समझाना चाहता हूं, क्रक्स को ध्यान से सुनना। जिस दिन बीआरएस बन रहा है, जिस दिन बीआरएस बन रहा है उससे पहले पहले अगर कोई चेक आपने और बैंक ने दोनों ने रिकॉर्ड कर दिया वो बीआरएस में नहीं आएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, जिस दिन बीआरएस बन रहा है अगर कोई चेक आपने और बैंक ने दोनों ने रिकॉर्ड कर दिया इस डेट से पहले पहले तो वो बीआरएस में नहीं आएगा। तो इसका मतलब बीआरएस में कौन सा आएगा? जो आपने रिकॉर्ड कर दिया 31 दिसंबर से पहले पर बैंक ने या तो 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बाद कब किया इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है बैंक ने 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर दिया बट दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज 31 दिसंबर तक वो रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे हमने 2 लाख रुपए के चेक डिपॉजिट करे दिसंबर में, जिसमें से 1/20 के बैंक ने दिसंबर में क्रेडिट कर दिए हैं, इसके बाद उसने जनवरी में करे, फरवरी में करे, मार्च में करे, मुझे बाकी 80,000 से मतलब नहीं है। 1/20 के क्रेडिट हो गए, मतलब 1/20 इज द अमाउंट जो मैंने भी डाल दिया, बैंक ने भी डाल दिया, वो बीआरएस में नहीं आएगा। तो बीआरएस में कौन सा आएगा? 80,000 जो मैंने दिसंबर में डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने कब रिकॉर्ड करा उसे? जनवरी में। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो चेक सेम मंथ में आ गया उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर जो चेक सेम मंथ में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो बीआरएस में आएगा। जैसे नेक्स्ट पार्ट, हमने 5 लाख रुपए के चेक डिपॉजिट करे जिसमें से 3.5 लाख के दिसंबर में आ गए, तो ये तो सेम मंथ में आ गए 3.5 के, पर डेढ़ सेम मंथ में नहीं आए, तो मतलब कैश बुक में प्लस हो गया पूरे 5 लाख बट पासबुक में प्लस हुए सिर्फ 3.5। तो डिफरेंस कितने से? 1.5 से। एज पर कैश बुक है तो माइनस, एज पर पासबुक है तो प्लस। नेक्स्ट, 735 के चेक थे जिसमें से 285 के जनवरी में आए हैं। मेरी बात को ध्यान से पूछ सुनो, 285 के जनवरी में आए हैं, यानी 285 के जनवरी में आए हैं, मतलब बाकी चेक जो हैं वो ऑलरेडी दिसंबर में आ गए थे। तो जो दिसंबर में आ गए थे मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब उन्हीं चेक से है जो जनवरी में आए हैं। तो मतलब कैश बुक में प्लस हो गए, पासबुक में नहीं हुए, एज पर कैश बुक है तो माइनस करेंगे, एज पर पासबुक है तो प्लस करेंगे। 285 सिंपल। तो आपने क्या समझना है? जो बीआरएस की डेट है, अगर चेक उससे पहले डिपॉजिट या इश्यू हुआ था पर बैंक में प्रेजेंट उसके बाद हुआ है वो बीआरएस में आएगा, उससे पहले वाले बीआरएस में नहीं आएंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है एडजस्टेड कैश बुक का। एडजस्टेड कैश बुक को सबसे पहले हमें यह समझना है कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी एंट्री जाती है। तो अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस है तो वो बीआरएस में जाएगा, अगर कोई बैंक का एरर है तो वो भी बीआरएस में जाएगा। इसके अलावा सारी एंट्री जाएंगी एडजस्टेड कैश बुक में। दैट मींस अगर कोई एंट्री आपने आज रिकॉर्ड कर दी है पर बैंक कल, परसों, तरसों, अगले महीने कभी भी अगर वो एंट्री बैंक को रिकॉर्ड करनी है तो इन दैट केस वो बीआरएस में जाएगी। पर अगर वो एंट्री बैंक को रिकॉर्ड ही नहीं करनी पर आपने रिकॉर्ड कर रखी है और आपको रिवर्स करनी है तो फिर आप उसे रिवर्स करोगे एडजस्टेड कैश बुक में, राइट। एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है? बेसिकली हम एक कैश बुक बनाते हैं और उसके अंदर जो एंट्री हमें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए वो हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस के अंदर सिर्फ 2 एंट्रीज आती हैं, पहला टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा एरर बाय द बैंक।
तो यहां पर हमारे बीआरएस का द मेन कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके कॉन्सेप्चुअली कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो, तो अपने सभी फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट।